देखिए, एल्कीन्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। एल्केन्स हो चुका है, जिनका बेसिक्स इनके वीक हैं, वो जाके क्या करें, पहले जाकर के एल्केन को अच्छे से पढ़ें, फिर एल्केन पे आएंगे, ठीक है ना। तो कुछ बेसिक बातें हैं जो कि आप अच्छे से समझते हो, ऐसा मैं समझता हूँ। तो अब ऐसे में यहाँ पे सबसे पहली बात करेंगे हम एलिमिनेशन रिएक्शन की। किसकी बात करेंगे? एलिमिनेशन। हम बहुत बातें करने वाले हैं यहाँ पे, जैसे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पे बातें करेंगे, और बहुत सारी कहानियाँ। तो अब हम सबसे पहला जो स्टेप हमने लिया है वो प्रिपरेशन का लिया, प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन, ठीक है ना। एल्कीन को हम कैसे कैसे बनाएंगे। रही बात आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर का, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको पता होगा, सफिक्स इसका ईन लगा देते हैं, और बाकी रूट वर्ड तो आप जानते हो, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3 के लिए क्या लगाते हो। तो मैं उसमें ज़्यादा नहीं जाऊँगा, क्योंकि मैं वो मान के चल रहा हूँ कि वो आपको पता होगा। ये भी आपको पता होगा कि एल्कीन का रिंग चेन आइसोमर भी बना सकते हो। जैसे एल्कीन का रिंग चेन आइसोमरिज्म में अगर आप जाओगे, तो एल्कीन और साइक्लो एल्कीन का जो होता है ना, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, सेम होता है। समझ पा रहे हो? जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं ले लूँ C4H8, तो ये एक ब्यूटीन भी हो सकता है, और ये एक साइक्लो ब्यूटेन भी हो सकता है, ठीक है ना। दोनों ही ये हो सकता है। तो ये रिंग चेन आइसोमेरिज्म C4H8 शो कर सकता है। तो ये बातें हो चलिए। अब हम सबसे पहले बात करेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन की। और ये एलिमिनेशन क्या होता है, तो यहाँ पे ज़रा समझेंगे। जब हम व्हेन टू एटम और टू ग्रुप रिमूव्ड रिमूव्ड फ्रॉम अ गिवन कंपाउंड, तब इसको हम एलिमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। समझ पा रहे हो? एलिमिनेशन। तो हम किससे बनाने वाले हैं? हम लेने वाले हैं अभी हैलो एल्कीन। क्या लेने वाले हैं? हम क्या करने जा रहे हैं? एल्कीन का प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं। और कहाँ से पढ़ रहे हैं? हैलो एल्कीन से एल्कीन को बनाने वाले हैं। कैसे बनाएंगे? तो हम बनाएंगे एलिमिनेशन करके। एलिमिनेशन क्या होता है? जब दो एटम या दो ग्रुप्स को आप क्या करते हो, रिमूव करते हो किसी गिवन कंपाउंड से, ठीक है। तो जरा यहाँ पे देखते हैं। देखो, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, ये H लगा दिया, ये X बोले तो हाइड्रोजन ना, आप जानते हो ना। कार्बन चेन से अगर हाइड्रोजन लगा दो तो हैलो एल्केन बन जाता है। ऐसा मैं समझता हूँ कि तुम लोग को पता होगा अच्छे से। तो क्या होता है कि ज़रा देखो यहाँ से, देखो यहाँ से मैंने H को हटा दिया, यहाँ से मैंने X को हटा दिया। इसकी एक वैलेंसी फ्री, इसकी एक वैलेंसी फ्री, दोनों भाई लोग की CH2 और CH की एक एक वैलेंसी फ्री हो गई, कि इसका H चला गया, इसका X चला गया। तो फाइनली क्या बन जाएगा, ये डबल बॉन्ड CH2। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इसका एक बॉन्ड फ्री किया, इसका एक बॉन्ड फ्री किया, दोनों को एक साथ मैंने ला दिया। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, HX को बाहर निकाला, HX को मैंने बाहर निकाला। तो यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से हैलोजन, ओवरऑल कंपाउंड से हाइड्रोजन और हैलोजन को मैं बाहर निकाल रहा हूँ। तो इसका नाम क्या होता है? डी मतलब बाहर करना, डी मतलब बाहर करना। हाइड्रो बोले तो हाइड्रोजन, हैलो बोले तो हैलोजन, और डिहाइड्रो हैलोजनेशन, मतलब हाइड्रोजन और हैलोजन को आपने क्या कर दिया, बाहर कर दिया। समझ पा रहे हो? तो यहाँ पे आपने क्या किया, डी मतलब बाहर करना। एलिमिनेशन रिएक्शन आप पढ़ ही रहे हो ना, तो कैसे देख पाए आप कि हैलो एल्केन से एल्कीन को हमने कैसे बनाया, और एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होती है। देखो ना, दो एटम H और X को मैंने क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। कहानी क्लियर हो गई? तो ये एक एलिमिनेशन रिएक्शन है, ये हैलो एल्केन है, और ये हमने एल्कीन को बना दिया। अब जो ये काम कर रहे हो ना, तो ये तो समझ आ गया कि भाई एलिमिनेशन करके हैलो एल्केन से हम एल्कीन को बना लेंगे, समझ आ गया। लेकिन अब बात समझते हो, कई सारे तरीके से आप ऐसा काम करते हो। हैलो एल्केन से एल्कीन बनाने का मेथड जो है ना, वो ऐसा नहीं कि बस इतना ही हो गया, बहुत डिटेल में भी अभी आप पढ़ोगे। काफ़ी सारा इसमें, काफ़ी सारे टाइप्स का एलिमिनेशन एलिमिनेशन करने के तरीके बहुत सारे होंगे। हैलो एल्केन से एल्कीन बनाने के तरीके बहुत सारे होने वाले, समझ पा रहे हो? तो सबसे पहले इतना लिख लो, फिर टाइप्स ऑफ एलिमिनेशन की हम बात करते हैं, ठीक है ना।
पॉज करके तुमने नोट कर लिया होगा, ऐसे मैं मानता हूँ। हटाता हूँ इसे। देखो एलिमिनेशन रिएक्शन की अगर मैं टाइप की बात करूँ ना, तो ऐसे में ये रख लो एलिमिनेशन, ठीक है। तो एलिमिनेशन का टाइप होता है 1,1 एलिमिनेशन। प्यार से इसे बोलते हैं अल्फा एलिमिनेशन। क्या बोलते हैं? अल्फा। क्यों अल्फा बोलते हैं समझाऊंगा, लोड मत लेना किसी बात पे। फिर आता है 1,2 एलिमिनेशन, प्यार से बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन। फिर तीसरा आता है 1,3 एलिमिनेशन। लिखते जाओ, अभी समझा दूंगा। प्यार से इसे कई बार लोग गामा एलिमिनेशन भी बोलते हैं, गामा एलिमिनेशन, ठीक है। फिर आता है 1,4 एलिमिनेशन, ठीक है। ये क्या चीज़ है ज़रा समझते हैं। देखो अभी आपने देखा हैलो एल्केन में, जब हैलो एल्केन से एल्कीन को आपने बनाया ना, तो आपने हाइड्रोजन निकाला और हैलोजन निकाला, दो चीज़ें निकाली ना। तो ये जो पोजीशन बता रहे हैं कि जिस कार्बन से, जैसे मान लो CH और यहाँ पे Cl और ये एक H और ये 2, तो देखो ये एग्जांपल मैंने क्या लिया CH3Cl का। क्या एग्जांपल है ये मेरा? CH3Cl। तो 1,1 एलिमिनेशन का मतलब ये अल्फा एलिमिनेशन का मतलब क्या है? पहली बात तो समझ जाओ, अल्फा बीटा गामा डिसाइड कौन करता है? तो अल्फा बीटा गामा डिसाइड वो करता है जिस कार्बन से हाइड्रोजन लगा होता है, उस कार्बन को हम बोलते हैं अल्फा कार्बन। मैं रिपीट कर रहा हूँ, जिस कार्बन पे हाइड्रोजन लगा होता है उस कार्बन को हम बोलते हैं अल्फा कार्बन। समझ पा रहे हो? कोई दिक्कत तो नहीं? बहुत बढ़िया। और अल्फा कार्बन से जो कार्बन्स लगे होते हैं उनको हम बोलते हैं बीटा। बीटा से जो लगे होते हैं उनको बोलते हैं गामा। समझ पा रहे हो? तो मैं समझता हूँ अब तुम समझ गए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तुम्हारे लिए यहाँ पे कौन है? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन से जो लगा होगा वो अल्फा। अल्फा मतलब आप जानते हो ना, पहला 1। समझ पा रहे हो? तो आपके मेन ग्रुप से जो लगा होगा उसको बोलेंगे नंबर 1, और उसके बाद यानी कि अल्फा, और देन अल्फा से जो लगे होंगे वो बीटा कहलाएंगे, और बीटा से जो लगे होंगे वो गामा कहलाएंगे, ठीक है। तो यहाँ हाइड्रोजन जिस कार्बन से लगा है उसे अल्फा बोलेंगे। तो एक 1 तो हो गया इसके लिए। अब दूसरा 1 किस लिए है? दूसरा 1 ये है कि जिस कार्बन से हाइड्रोजन लगा है उस कार्बन को आप जैसे जब अल्फा बीटा में बोलोगे तो इस तरीके से, और अगर नंबरिंग में बोलोगे तो 1,2 बोलोगे। समझ पा रहे हो? तो अल्फा जो है वही कार्बन नंबर 1 है, अल्फा जो है वही कार्बन नंबर 1 है, बीटा जो है वो कार्बन नंबर 2 है, गामा जो है कार्बन नंबर 3 है। समझ पा रहे हो? तो यहाँ पे मैं रिपीट कर रहा हूँ कि हाइड्रोजन जिस कार्बन से लगा होगा वो कार्बन नंबर क्या होगा? उसको आप 1 बोलोगे या उसी को आप अल्फा बोलोगे। समझ गए? अब जो कार्बन नंबर 1 से जो कार्बन लगा होगा उसे क्या बोलोगे? नंबर 2 या बीटा। समझ आ गया? बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे देखो कार्बन नंबर 1 से जो लगा है, हाइड्रोजन से जो लगा है उसे कार्बन नंबर 1 बोलेंगे, और वहीं पे हाइड्रोजन भी लगा है, क्योंकि आपको पता है यहीं से मैं H को निकालूंगा, यहीं से मैं Cl को निकालूंगा, तो फाइनली ये बनने वाला है CH2। कैसे निकलेगा मैकेनिज्म मैं समझाऊंगा अभी, ठीक है ना। लेकिन फिलहाल इसको 1,1 क्यों बोलते हैं वो सिखा रहा हूं तुम्हें, ठीक है ना। तो 1,1 का मतलब क्या हो गया कि जिस कार्बन से कार्बन नंबर 1 से हाइड्रोजन भी निकाला, कार्बन नंबर 1 से हाइड्रोजन भी निकाला, तो दोनों चीजें आपने सेम कार्बन से निकाली, और उस इसीलिए इसको बोलेंगे 1,1। 1,2 क्या होगा? 1,2 ऐसा हो जाएगा, ये जिस कार्बन से हाइड्रोजन लगा है वो कार्बन नंबर 1 या अल्फा हो जाएगा, ठीक है ना। और बीटा से आपने क्या निकाला है? H। समझ पा रहे हो? तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे इसको? 1,2 एलिमिनेशन। 1,2 एलिमिनेशन। समझ गए बात को? तो ये बन गया आपका। फिर आ गया ये आपने यहाँ पे अब क्या करोगे? 1,3 में क्या कर दोगे? सिंपल सा इसी पैटर्न पे थर्ड से कोई एलिमिनेटेड ग्रुप निकालोगे, मतलब X 1,3 वाली कहानी चलेगी। अब ऐसे 1,4 वाली कहानी चलेगी। मुझे लगता है समझ आ गया होगा तुम्हें। अब तुम ये सोच सकते हो कि भाई ये अल्फा बीटा और गामा कैसे होता जा रहा है, तो बात समझो।
जिस कार्बन से हाइड्रोजन लगा होगा वो तो अल्फा ही कहलाएगा ना। जिस कार्बन से हाइड्रोजन लगा है वो तो अल्फा, हाइड्रोजन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना इस गिवन सेटअप में। तो ऐसे में जिस कार्बन से हाइड्रोजन लगा है वो तो अल्फा हो ही गया, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है ना। तो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, क्या सबको अलग कर रहा है कि आपने हाइड्रोजन कहाँ से निकाला, आपने हाइड्रोजन कहाँ से निकाला। तो हाइड्रोजन अगर अल्फा कार्बन से ही निकाल दिया तब इसको 1 1 बोलेंगे। हाइड्रोजन अगर बीटा से निकाला यानी कि सेकंड कार्बन से निकाला हाइड्रोजन वाले कार्बन के रिस्पेक्ट में तो आप बीटा एलिमिनेशन बोलोगे। फिर हाइड्रोजन अगर आपने थर्ड पोजीशन से निकाला हाइड्रोजन वाले कार्बन के रेस्पेक्ट में तो आप गामा एलिमिनेशन बोलोगे। यानी कि अल्फा कार्बन तो आपका पक्का पता ही है ना कि जो हाइड्रोजन वाला कार्बन है वही अल्फा है, तब उसके रेस्पेक्ट में आपको बीटा गामा जहां से एच निकाल रहे हो वो वेरिएबल है, तो इसीलिए नाम भी हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में बदल रहा है। मुझे लगता है तुम समझ गए होगे, ठीक है ना। बना लो ये सारी बातें, पॉज करके रब करने जा रहा हूँ इसको, मना चुके होगे तुम, ठीक है। अब सुनो, देखो जो 1 2 एलिमिनेशन है इसके फर्दर टाइप्स है और वो क्या होंगे, E1 E2 E1 CB, फुल फॉर्म अभी बाद में बताऊंगा डिटेल में, समझ पा रहे हो। तो E1 E2 E1 CB जो है तो इसमें जरा ध्यान रखना, इसमें जो एलिमिनेशन होगा वो एंटी एलिमिनेशन होगा। कैसा होगा, एंटी एलिमिनेशन। और इसमें जो एलिमिनेशन होगा वो सिन एलिमिनेशन होगा। अब ये एंटी और सिन क्या चीज होती है, ये कहां से आ गए पिक्चर में, है ना। ये क्या, ये कौन सी चिड़िया है, तो जरा समझो। अब ये सब तो तुम समझ चुके हो, अब जरा इनको समझा देता हूँ। E1 E2 क्या है डिटेल में बात करेंगे, E1 CB क्या है, अभी एंटी और सिन जरा समझ रहे हैं, ठीक है ना। जरा समझो, यहाँ H है, ये मान लो CH2X है, इसको भी H ही बना दो, ठीक है। तो जब एंटी मतलब क्या हो गया कि अगर हाइड्रोजन इधर वाला निकले तो हाइड्रोजन इधर वाला निकलना चाहिए, दोनों एक दूसरे को क्या हो, ऑपोजिट हो। क्या हो दोनों दूसरे के ऑपोजिट, एक नीचे वाला तो एक ऊपर वाला, समझ पा रहे हो। ऑपोजिट सेटअप से आप निकालोगे, कहानी क्लियर है। समझ आ गया इतना, कोई डाउट तो नहीं। ये हो गया एंटी एलिमिनेशन, समझ पा रहे हो कि दोनों हाइड्रोजन और कार्बन एक दूसरे के क्या होने चाहिए, ऑपोजिट होनी चाहिए। कैसे होगा ऑपोजिट, इससे क्या फायदे होंगे बाद में ही बातें करेंगे। सिन क्या हो गया, देखो जरा, कि जब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन निकलना हो तो दोनों सेम साइड से, कहां से निकले, सेम साइड से, देखो ये वाला अब निकलना चाहिए। तो सिन, सिन मतलब होता है साथ साथ, सिन मतलब क्या होता है, साथ साथ। तो सिन वाले अगर यहाँ पे क्या हो गया, दोनों H और X सेम साइड से निकलेंगे तो इसको बोलेंगे सिन एलिमिनेशन। यहाँ दोनों ऑपोजिट निकलेंगे तो इसको बोलेंगे एंटी एलिमिनेशन। मुझे लगता है तुम समझ गए होंगे, ठीक है। और दोनों में फाइनली क्या बनेगा, एल्कीन ही तो बनेगा, है ना। इसमें तो तुम्हें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलो जल्दी से बना लो इतना, फिर आगे चलते हैं। यहाँ पे देखो 1 1 एलिमिनेशन आपको बताया हुआ है ध्यान से। और अल्फा एलिमिनेशन, ये बेस आया, बेस ने इस पर अटैक किया, H+ को लेके गया, बॉन्डिंग के दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास आ गए। तो बॉन्डिंग के दोनों इलेक्ट्रॉन जो आए कार्बन के पास उसमें एक अपना ही एक H का एक्स्ट्रा आ गया, इसलिए कार्बन के पास क्या है, नेगेटिव। और फिर अगली बारी क्या हुआ, हमने हीट किया तो जो बॉन्डिंग के दोनों इलेक्ट्रॉन था Cl लेके भाग गया। तो यहाँ पिछली बार इस वाले केस में कार्बन ने 2 इलेक्ट्रॉन पाए थे, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन छिन गए, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन पाए थे इसलिए नेगेटिव आया, यहाँ से 2 छिन गए इसलिए क्या आया, पॉजिटिव। तो नेगेटिव पॉजिटिव होके क्या हो गया, न्यूट्रल। तो नेट में इसका क्या हुआ, ध्यान दो, ये तो 2 बॉन्ड ऐसे ही रहेगा, 4 इलेक्ट्रॉन तो थे ही कार्बन के आउटर शेल में, और जो बचे 4 में से 2 पूरे मिले इसलिए 6 हो गए, और यहाँ 2 पूरे गए इसलिए सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर शेल में रह जाएंगे। ये CH2 जो है, CH2 में कितने इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ 6, कार्बिन बोलते हैं इसको, 6 इलेक्ट्रॉन। और लिख लो क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। E+ का मतलब क्या है, इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है ना। E+ से क्या दिखाया जा रहा है, इलेक्ट्रोफाइल। मुझे लगता है तुम समझ गए होगे, ठीक है ना। बाकी ये सारा सीन यहाँ पे बना लो।
आगे कुछ केस वही दिखाया, मतलब कोई, मतलब देखो ना, हमने टर्शरी बीटा ऑक्साइड इसे बोलते, तुम जानते होंगे। तो हमने आपको पता है ये भी क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है। इसने भी देखो H और Br उसी कार्बन से निकाल दिया सेम पैटर्न पे, तो फाइनली फिर से क्या बन गया, एक कार्बीन बन गया, ठीक है ना। तो ये तो हो गया। ऐसे आप और भी ले सकते हो, जैसे एक बेस है उसको, इसका भी यूज कर सकते हो, ठीक है ना। ये फिनाइल ग्रुप है या सोडियम है, समझ पा रहे हो, तो इसका भी आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे बीटा एलिमिनेशन, अगेन आपको बताया अल्फा और बीटा ये सारे नाम कैसे पढ़ते हैं कि हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में, जिस कार्बन से हाइड्रोजन लगा ना उसके रेस्पेक्ट में हाइड्रोजन आप कहाँ से निकाल रहे हो। तो जब हाइड्रोजन भी अल्फा से निकाल रहे हो तो अल्फा एलिमिनेशन, हाइड्रोजन जब बीटा से निकाल रहे हो तो बीटा एलिमिनेशन। कैसे यहाँ पे किस किस तरीके से लिखा आपको मिल सकता है, ऐसे लिख सकते हैं KOH इन इथेनॉल, अल्कोहलिक KOH, पोटेशियम इथॉक्साइड, इसको पोटेशियम इथॉक्साइड बोलते हैं, C2H5O माइनस, इथॉक्साइड तुमने सुना होगा ना, ये लिख देता हूँ मैं साइड में जिनके लिए दिक्कत हो, इथॉक्साइड, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बेस होता है, हाइड्रोक्साइड से स्ट्रॉन्ग बेस होता है। जिनको बेसिक्स, जिनके दिक्कत कर रहे हो जाके बेसिक स्ट्रेंथ पढ़ो, बहुत डिटेल में बताया गया है बेसिक स्ट्रेंथ में सारी कहानियाँ, ठीक है ना। तो ये पोटेशियम इथॉक्साइड को इथेनॉल सॉल्यूशन में आप लोगे, 55 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा, तो फाइनली ये कहानियाँ हो जानी है। तो इन तरीकों से लिखा मिल सकता है, ठीक है। बाकी आपको लिविंग टेंडेंसी के बारे में भी बताया गया है कि कौन अच्छा लिविंग ग्रुप होगा, बेसिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ, ये सब जाके अच्छे से देखो, जिनको इन सब में दिक्कत हो, ये सब वर्ड जिनके लिए एलियन लग रहे हो ना, वो जाके वहाँ पे ढंग से देखो, पढ़ो, ठीक है। तो अच्छा है, अब चलते हैं आगे और मैकेनिज्म वाइज वन बाय वन हम बातें करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे देख लो, हमने इवन रिएक्शन की सबसे पहले बात की, नाम क्या है, यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में क्या होती है, यूनिमोलिकुलर होती है, इसीलिए इसका नाम क्या है, E1 रिएक्शन। समझ पा रहे हो, बहुत बढ़िया। अब जरा देखो यहाँ पे, जो इसके लिए जो बेस यूज करना होता है, वीक बेस यूज करना होता है। अब तुम सोचोगे बेस कहाँ से आ गया, अभी मैं दिखाऊंगा, ठीक है ना। जैसे इथेनॉल हो गया, जैसे वाटर हो गया, इन सब का आपको यूज करना होता है। कैसे रिएक्शन होती है जरा देखो, ये Cl निकल गया, इससे एक H निकल गया जो वाटर को मिला, इसलिए हाइड्रोनियम बन गया, Cl निकला इसलिए Cl माइनस, और यहाँ से H, यहाँ से या कहीं से भी निकाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, चलो यहाँ से निकाल दो क्योंकि डबल बॉन्ड, अच्छा यहाँ दिखा है, तो फिर यहाँ से एक H निकाल दिया, यहाँ से Cl निकाल दिया, तो दोनों की वैलेंसी इनकम्प्लीट है, दोनों ने पाई बॉन्ड बना लिया, Cl माइनस और H प्लस जो मिला वो वाटर में मिला। समझ पा रहे हो, तो ये पूरी रिएक्शन होती है। कैसे होती है जरा देखो, यहाँ पे सबसे पहले स्लो स्टेप होती है कार्बोकैटायन का बनना, Cl माइनस बॉन्डिंग के दोनों इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाता है, ये बॉन्डिंग के दोनों इलेक्ट्रॉन Cl माइनस के पास आते हैं और Cl माइनस यहाँ से निकल जाता है। और सॉल्यूशन चूंकि आपका एक्वस सॉल्यूशन है, तो जाहिर सी बात है जब आयंस क्रिएट होंगे तो एक्वस वाटर उन्हें चारों ओर से घेर करके आयन डाइपोल फोर्स बना करके उन्हें स्टेबलाइज करने की कोशिश करेगा, ठीक है ना। अब ये स्टेप स्लो होता है, ये स्टेप स्लो होता है, और ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, आरडीएस बोले तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। समझ पा रहे हो कि ये स्टेप जिसका फास्टर होगा, जिस गिवन रिएक्शन में जिस एलिमिनेशन जब E1 से हो रहा होगा, तो ये स्टेप जिसका फास्ट हो जाएगा, ये स्टेप जिसका रिलेटिवली जल्दी हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा, उसका ओवरऑल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन आसानी से हो जाएगा। मतलब ये क्रूशियल स्टेप है, इसको ध्यान रखना, स्लो होता है। क्या होता है, ये स्लो। समझ पा रहे हो, और अब यहाँ पे जरा समझेंगे फास्टर स्टेप में क्या होगा। वाटर जो हमारा बेस था, बेस कौन होता है तुम्हें बताया है, ब्रॉन्ज स्टेट बेस, जो H प्लस गेन करता है उसे बेस बोलते हैं ना। तो बेस पहुंचा और बीटा कार्बन देखो, अल्फा कार्बन पे पॉजिटिव आ गया है Cl माइनस से निकलने से, बीटा कार्बन से H प्लस लेके भाग गया, और बीटा कार्बन पे जब H प्लस लेके भागेगा तो बॉन्डिंग के दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे आ जाएंगे ना। ये देखो ना, ये तुम्हें एरो दिख रहा है, ये बॉन्डिंग के दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गए, इस कार्बन पे आ गए, ये कार्बन हो गया नेगेटिव और H प्लस चला गया वाटर के पास, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये H3O प्लस बन गया, और यहाँ नेगेटिव और पॉजिटिव मिलकर क्या बन गया, डबल बॉन्ड बन गया। और ये स्टेप कैसा होता है, ध्यान दो, फास्ट होता है। ये स्टेप कैसा होता है, फास्ट, याद रह जाएगा। अब यहाँ पे फ्री एनर्जी का डायग्राम बनाया है, ये स्टेप 1 का है, ये स्टेप 1 का है ये डायग्राम फ्री एनर्जी का, और ये स्टेप 2 का है फ्री एनर्जी डायग्राम, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, ध्यान दो, डेल्टा G1 जो है वो बड़ा है देन डेल्टा G2 से, ये बात को तुम्हें मतलब डिफरेंस जो बात की जाए ना, तो उसकी बात मैं कह रहा हूँ डिफरेंस वाइज, ठीक है ना। तो इसको ढंग से याद रखना, कभी रफली तुमसे पूछा जा सकता है। तो इसमें
छोटा सा, इसमें 2 पहाड़ आते हैं, इसमें 3 पहाड़ आते हैं। ध्यान दो, इसमें जो स्टेप 1 का जो प्रोडक्ट है वो रिएक्टेंट से क्या है, हायर एनर्जी पे है, लेकिन स्टेप 2 का जो प्रोडक्ट है वो रिएक्टेंट से लोअर एनर्जी पे है। ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना। और बाकी पहाड़ों को ध्यान दो, ठीक है। तो इतनी सी कहानी है, इसको देखो फिर आगे चलते हैं, थोड़ी सी और बात करते हैं। ध्यान देना, यहाँ पे जो सबस्ट्रेट हम यूज करते हैं, आपको पता होगा ना कि हैलो एल्केन के ऊपर हम क्या लगाते हैं, बेस लगाते हैं, भले ही वीक बेस लगाते हैं। और तो फाइनली हम क्या, जैसे मान लो एक सिंपलेस्ट हमने लिया CH3CH2 और X, तो फाइनली यहाँ पे क्या होगा, हैलो, शॉर्ट में लेता हूँ, हैलो एल्केन हम लेते हैं और फाइनली एल्कीन हम बनाते हैं। तो हमारे पास रिएक्टेंट साइड पे 2 लोग है ना, हैलो एल्केन और वाटर, 2 चीज हमारे पास है ना। लेकिन ध्यान रहे, और ये वाटर यहाँ पे किसकी तरह काम कर रहा है, बेस की तरह काम कर रहा है। तो ध्यान रहे, और कैसा बेस, वीक बेस। तो जो हमारे रिएक्टेंट साइड पे 2 चीजें, हैलो एल्केन और बेस, बट जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो हैलो एल्केन की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करती है, बेस पे नहीं। बेस पे नहीं, बेस की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती है, समझ पा रहे हो। तो इसीलिए क्या होती है, यूनिमोलिकुलर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है। किसको फॉलो करती है, लिख लो, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स क्या होती है, तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का मतलब इतना समझ जाओ कि हैलो एल्केन की कॉन्सेंट्रेशन को अगर मैं डबल कर दूंगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। समझ पा रहे हो, मतलब रिएक्टेंट जो हमारा हैलो एल्केन है सबस्ट्रेट, अगर उसको मैंने क्या कर दिया, डबल कर दिया, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगी, जस्ट डबल हो जाएगी। बाकी केमिकल काइनेटिक्स में डिटेल में सीखने को मिलेगा, फिलहाल के लिए अभी आपको इतना ही ध्यान रखना है। समझ आ गया, तो ये कहानी हो गई है, ठीक है। और यहाँ पे बेस की कॉन्सेंट्रेशन पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं करती, ये बात ध्यान रखना आपको। अगला, ये R बोले तो रेट ऑफ रिएक्शन है, ठीक है ना। K बोले तो रेट कांस्टेंट है, मतलब एक्चुअली क्या होता है, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X होता है, ठीक है ना। हैलो एल्केन, तो आप प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो कांस्टेंट आएगा, इसी को बोलते हैं रेट कांस्टेंट, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी बात, रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा, आपको मैंने बताया था स्लो स्टेप है कार्बोकेटाइन का बनना, तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन पे डिपेंड करेगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन पे डिपेंड करेगा। समझ पा रहे हो, यानी कि अगर टर्शरी कार्बोकेटाइन होगा तो वो आसानी से बनेगा, मतलब हैलो एल्केन या हैलोजन अगर टर्शरी कार्बन से लगा होगा तो फिर वो टर्शरी कार्बोकेटाइन प्रोड्यूस करेगा ना, तो ऐसे में वो ज़्यादा स्टेबल होगा, तो उसका बनना रिलेटिवली आसान होगा देन सेकेंडरी कार्बोकेटाइन के, देन प्राइमरी कार्बोकेटाइन के ना। समझ पा रहे हो, तो मैं ये बात कह रहा हूँ तुमसे कि अगर 3 तरफ कार्बन लगा है तो ये हैलोजन तुम्हें कौन सा कार्बोकेटाइन देगा, टर्शरी। अगर 2 तरफ कार्बन लगा है तो ये कौन सा देगा तुम्हें, ये सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है ना, ये कौन सा तुम्हें कार्बोकेटाइन देगा, बोलो, तुम बोलोगे सेकेंडरी। समझ पा रहे हो, तो यानी कि हैलो एल्केन की जो डिग्री होगी उससे कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पे फर्क पड़ेगा ना, क्योंकि हैलो एल्केन जिस डिग्री का होगा तो कार्बोकेटाइन क्या बनेगा, उस डिग्री का बन जाएगा ना। वैसे रीअरेंजमेंट की यहाँ पॉसिबिलिटी है जिसके बारे में बात करेंगे अभी, लेकिन एक जनरल मेथड की मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर टर्शरी हैलो एल्केन होगा तो सेकेंडरी हैलो एल्केन से उसका बनना क्या होगा, इजियर होगा कार्बोकेटाइन के फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पे इसकी स्टेबिलिटी क्या है, ज़्यादा है। बाकी डिटेल में तुम लोग को हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट में समझाया गया है कि कार्बोकेटाइन्स की स्टेबिलिटी को कैसे जज करते हैं, ठीक है ना। तो यानी कि अब यहाँ पे जो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, यानी कि आप जानते हो टर्शरी मोर देन सेकेंडरी मोर देन प्राइमरी, ठीक है ना। अब दूसरी बात, ईज ऑफ डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन, ईज ऑफ डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन। तो अगेन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन निकालना किसके लिए आसान होगा, तो बोलो किसके लिए आसान होगा, आपको पता है ना किसके लिए आसान, किसके लिए होगा, तो होने वाला है टर्शरी अल्काइल हैलाइड, क्योंकि वहां पे टर्शरी कार्बोकेटाइन प्रोड्यूस होगा, तो टर्शरी अल्काइल हैलाइड का सबसे आसान होगा रिलेटिवली, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। आगे यहाँ पे क्या है, अल्काइल हैलाइड लिखे हुए हैं, ठीक है ना। यहाँ पे क्या नीचे, सेकेंडरी और प्राइमरी के नीचे भी अल्काइल हैलाइड लिख लेना। और वजह तुम जानते हो कि अल्काइल हैलाइड उस रेस्पेक्ट में कार्बोकेटाइन्स प्रोड्यूस करेंगे, रिलेटिवली उनका बनना क्या होगा, इजियर होगा, इस तरीके से। समझ आ गया, बहुत अच्छा, बना लो इसको सारा कुछ, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट कहानी करते हैं, और वो क्या रहने वाला है, और ध्यान देना, लिख लो, एज
कार्बोकेटायन इज रिएक्शन इंटरमीडिएट, so rearrangement is also possible। मतलब मोर स्टेबल कार्बोकेटायन तक आप जा सकते हो, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या होगा, जो एल्कीन बनेगी वो एल्कीन कैसी बनी चाहिए, सैडजेफ एल्कीन, सैडजेफ एल्कीन, ठीक है, यानी कि मोर स्टेबल एल्कीन। ठीक है, मेजर सब्स्टिट्यूटेड, ठीक है ना, ये होती है सैडजेफ एल्कीन। अभी इसके बारे में आगे हम बात करेंगे जब E2 के बारे में बात कर रहे होंगे, ठीक है ना। चलो भाई, हो गया। अब हम बात कर रहे हैं E2 के बारे में, ठीक है। तो E2 क्या होता है, बना लिया होगा इसको सारा तुम लोगों ने, बढ़िया, ठीक है। देखो अगेन E2 रिएक्शन में ये क्या होंगी, बायोमोलिकुलर होंगी। कहाँ पे, अपनी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में। अपने रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में क्या है, ये बायोमोलिकुलर हैं, तो यहाँ पे कर देंगे E2 और बायोमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन, कहाँ पे होंगे, इन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, में बायोमोलिकुलर होंगी। समझ आ गया। अच्छा, क्या कहानी होगी, ध्यान दो। इनका जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो होगा, अब की बारी है हैलो एल्केन की कॉन्सेंट्रेशन और बेस की भी कॉन्सेंट्रेशन, दोनों की कॉन्सेंट्रेशन पे इनका डिपेंड करेगा कहानी। समझ पा रहे हो, हैलो एल्केन और बेस दोनों की कॉन्सेंट्रेशन पे। और बेस जो यहाँ पे हमें यूज करना पड़ेगा वो रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर बेस। कैसा बेस यूज करना पड़ेगा, रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर बेस। कौन से बेस, जैसे C2H5O-, इन सब टाइप के, समझ पा रहे हो। अच्छा, ये किसको फॉलो करेंगी, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स को, समझ पा रहे हो, कोई दिक्कत तो नहीं। जैसे यहाँ पे इसको डबल करोगे तो रेट हो जाएगा 4 टाइम्स, समझ पा रहे हो। तो ये आपको ध्यान रखो कि ये 2 × 2 4 हो जाएगा ना, तो रेट 4 टाइम्स हो जाएगा। वहां पे डबल किया था तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल ही हुआ था। यहाँ पे दोनों को डबल करोगे ना तो ये क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। तो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स है कि जो रिएक्टेंट्स आपके हैं ना, उनकी कॉन्सेंट्रेशन अगर डबल करोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन अगर 4 टाइम्स हो जाए तो ऐसी काइनेटिक्स को बोलते हैं सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स। समझ पा रहे हो, यानी कि रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पे रेट ऑफ रिएक्शन किस तरीके से डिपेंड करता है ना, ये ऑर्डर उस चीज को आपको समझाता है। बाकी डिटेल में हम बातें करेंगे इसके बारे में केमिकल काइनेटिक्स में, ठीक है। फिलहाल के लिए इतना ही, अब आगे चलते हैं, जरा समझो। एक बात लिख लेना, E1 में वो मिस हो गई, वैसे साफ साफ लिखी तो थी बट हो सकता है कुछ लोग को उससे भी दिक्कत दिखाई ना पड़े। तो E1 जो है वो 2 स्टेप की रिएक्शन है। कितने स्टेप के है, 2 स्टेप की रिएक्शन है, समझ पा रहे हो। लेकिन E2 जो है ये सिंगल स्टेप की रिएक्शन है, E1 में क्या बनेगा, कार्बोकेटायन, ये क्या है, रिएक्शन इंटरमीडिएट, ठीक है। E2 में क्या है, कोई इंटरमीडिएट नहीं है, ट्रांजिशन स्टेट है, ठीक है ना, समझ पा रहे हो, नो इंटरमीडिएट। अच्छा, तुम बोलोगे कि क्या बात होगी, देखो इंग्लिश लैंग्वेज में बोलोगे तो इंटरमीडिएट और ट्रांजिशन लगभग एक फील देते हैं ना तुम्हें। यहाँ पे इंटरमीडिएट का मतलब होता है कार्बोकेटायन, कार्बेनाइन, फ्री रेडिकल, कार्बीन, नाइट्रीन, बेंजाइन, ये सब बने ना, तो वो सब यहाँ नहीं बनता है, ठीक है। तो ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पे बनती है, इंटरमीडिएट यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होते, जिनके भी नाम लिया ना वो सब यहाँ नहीं बनते। कैसे नहीं बनते भी तुम देख लोगे तो समझ जाओगे। ध्यान दो, E1 में बेस कैसे यूज करते थे, तो भी पता है, वीक बेस यूज करते हो। यहाँ कैसा बेस यूज करते हो, स्ट्रॉन्गर बेस यूज करते हो, समझ पा रहे हो। तो ये कुछ डिफरेंसेस हो गए। E1 फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, E2 सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स। E1
यूनिमोलिकुलर, ये बायोमोलिकुलर, ठीक है। ये सिंगल स्टेप, वो डबल स्टेप, ये ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, वहां पे कार्बोकेटाइन बनेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे लेकिन ध्यान दो, रेट ऑफ रिएक्शन किस बात पे डिपेंड करेगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन के, जितने स्टेबल एल्कीन आप बनाओगे, ठीक है ना। ऑर्डर यहाँ भी वही होगा, ईज ऑफ डिहाइड्रो हैलोजिनेशन का, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन का क्या होने वाला है, जैसे वहां पे था टर्शरी अल्काइल हैलाइड, वैसे यहाँ भी होगा टर्शरी अल्काइल हैलाइड, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी, ठीक है ना। जैसे वहां पे साइड एल्कीन बन रहा था, वैसे यहाँ भी साइड एल्कीन बनेगा, बस फर्क कितना है, वहां पे रीअरेंजमेंट भी कर सकते थे अगर दिक्कत होती तो, यहाँ पे रीअरेंजमेंट आप नहीं कर सकते। रीअरेंजमेंट वैसे भी आपको कुछ क्वेश्चन में बता दूंगा, ठीक है ना, उससे घबराओ नहीं। तो ये हो गया, ठीक। अगला, ये तो समझ आ गया तुम्हें, आगे चलते इतना सब नोट कर लो तब। अगर तुम्हें याद रखनी हो कि E1 E2 में, तो पहली बात तो 1 से ही बातें क्लियर हो जाती हैं कि 1 का मतलब यूनिमोलिकुलर और फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करेगा। बट अगर कभी दिक्कत हो तो दो सबस्टेट तुम्हें बता रखे हैं, हैलो एल्केन और बेस। तो E1 में जाहिर सी बात है बेस आप वीक क्यों यूज़ करते हो, ऐसे याद कर लो ना कहानी बना के कि कमज़ोर बेस है, तो फिर अगर मतलब बेस की कॉन्सेंट्रेशन पे अगर चीज़ें डिपेंड ही नहीं करती है ना E1 रिएक्शन में, तो फिर ऐसे में क्यों स्ट्रॉन्गर यूज़ करना, समझ पा रहे हो। जैसे किसी इंसान को अगर मान लो ब्रांडेड कपड़ों से फ़र्क ही नहीं पड़ता, तो फिर आमतौर पे वो सस्ते कपड़े ही पहनता है ना, क्योंकि वो बोलता है ना क्यों पैसे इसमें फेंकने, है ना। अगर 500 की शर्ट आ सकती है तो 5000 क्यों उसमें डाल देने, उस 4500 के बचे के कुछ काम हो सकते हैं ना। तो आमतौर पे अगर बेस की कॉन्सेंट्रेशन पे E1 रिएक्शन का रेट डिपेंड ही नहीं करता, तो फिर कैसे कहानी बना लो, फिर वीक बेस ही यूज़ करना चाहिए, समझ पा रहे हो, फिर क्यों फालतू में खर्चा करना, कोई दिक्कत तो नहीं। तो ऐसे करके कहानी बना लो। लेकिन E2 में क्या है, बेस की कॉन्सेंट्रेशन पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है, इसलिए कैसे बेस यूज़ करते हो आप, स्ट्रॉन्गर बेस, समझ पा रहे हो। ऐसे करके स्ट्रॉन्ग और वीक बेस किस में यूज़ होगा, इसी कहानी में जस्ट तुम्हें बता रहा था। दूसरा ये भी है कि E1 रिएक्शन में तो तुम्हें पता है ना कि जो हैलोजन है वो तो निकल चुका है, अब तो कार्बोकैटायन जो परेशान है ना, ध्यान दो ये एक छोटी सी बात, ये भी नोट कर लो। ये जो हाइड्रोजन होता है ना, ये जो कार्बोकैटायन से लगा हाइड्रोजन होता है, ये H एसिडिक H है। कैसा H है ये एसिडिक H है। अब तुम बोलोगे ये कौन सी बात आ गई, ये एसिडिक H कैसे आ गया। ध्यान दो, अभी मैं बता रहा था E1 की थोड़ी सी बात मैं बता रहा हूँ। ये एसिडिक H है। कैसे एसिडिक H है, क्योंकि जब यहाँ से कार्बन आयन निकलेगा ना, तो इस पर जो नेगेटिव आएगा वो पॉजिटिव के साथ इंटरैक्ट करके डबल बॉन्ड बना सकता है। मतलब इस नेगेटिव को जबरदस्त तरीके से, एक तरीके से तुम अगर देखो ना, तो एम्प्टी ऑर्बिटल रेजोनेंस जैसे करते नहीं थे, उस तरीके से खेल हो सकता है। मतलब जब तुम यहाँ से H प्लस को निकालोगे, CH2 पे माइनस आएगा, तो ये CH2 प्लस में ये क्या कर सकता है, ये बॉन्ड बना सकता है ना इसके एम्प्टी ऑर्बिटल के साथ अपने नेगेटिव का यूज करते हुए। कुछ आ रहा समझ में। तो इसका नेगेटिव तो जबरदस्त तरीके से क्या हो सकता है, स्टेबलाइज हो सकता है ना। तो इसलिए ये H क्या है, एसिडिक है। इस H का निकलना क्या है, आसान है, क्योंकि उसका नेगेटिव जो है, जो निकलने के बाद जो एनायन बनेगा, उसके स्टेबलाइज होने के ज़बरदस्त चांसेस हैं। पॉजिटिव बोल रहा, जल्दी से तुम नेगेटिव बनो तो हम बॉन्ड बनने के लिए तैयार हैं, हम तुम्हें स्टेबलाइज करने के लिए तैयार हैं। तो ऐसे में उसका निकलना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो ये बात तुम अच्छे से ध्यान रखना, इसको भी नोट कर लो। ये कहाँ की बात में बोल रहा था अभी आपको, E1 की बात बोल रहा था, ठीक है ना। तो मेरा यही कहना था कि यहाँ पे दुश्मन जो Cl था वो निकल चुका है, तो वीक बेस आप यूज़ करते हो निकालने के लिए, क्योंकि वो पहले ही डेस्परेट बहुत हो चुका है, तो वीक बेस। और अभी अगर E2 की बात करोगे, तो वहाँ पे हैलोजन और हाइड्रोजन दोनों एक साथ निकलने वाले हैं अल्फा बीटा से, और वहाँ पे आप रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर बेस का यूज़ करने वाले हैं। अब मैकेनिज्म पे बात करते हैं। देखो भाई, यहाँ पे E2 की बात कर रहे हैं हम, हमने बेस का यूज़ किया, ठीक है ना, बेस का यूज़ किया, मिथॉक्साइड इथॉक्साइड दोनों चलेंगे। यहाँ पे देखो अपने नेगेटिव का यूज़ करते हुए इसने H पे किया अटैक, फिर बॉन्डिंग के 2 इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेंगे, और इस तरीके से Br इस पे मूव कर जाएगा, क्योंकि जब इधर मूव करेगा ना, तो इस नेगेटिव को चाहिए पॉजिटिव ना, तो इधर बॉन्डिंग के 2 इलेक्ट्रॉन चले गए Br पे, फिर से पॉजिटिव, और पॉजिटिव नेगेटिव मिलके फाइनली यहाँ पे क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। समझ पा रहे हो बात को। तो यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखो तो तुम्हें क्या दिखाई गई है, तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो फाइनली एक ट्रांजिशन स्टेट है,
जब O और H का बॉन्ड बन रहा है, H और C का बॉन्ड टूट रहा है, दोनों CC के बीच में बॉन्ड बन रहा है और C और Br का बॉन्ड टूट रहा है। समझ पा रहे हो? ये डॉट 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 दिख रहा है ना तुम्हें यार, यहाँ पे कुछ है, ये दिख रहा है, ये ऐसा कुछ, ये बॉन्ड क्या हो रहा है, टूट रहा है। समझ पा रहे हो? ये बॉन्ड मतलब मेरा मतलब O और H का बॉन्ड बन रहा है, C और Br का बॉन्ड क्या हो रहा है, टूट रहा है, और दोनों CC के बीच का बॉन्ड क्या हो रहा है, बन रहा है, और C और H के बीच का बॉन्ड क्या हो रहा है, टूट रहा है। तो ये एक ट्रांजिशन स्टेट है। क्या है ये ट्रांजिशन स्टेट है। इसको एक अलग से स्टेप मत काउंट कर लेना, क्योंकि बहुत शॉर्टर टाइम पीरियड के लिए होती है। समझ पा रहे हो? नोट कर लो, और फिर फाइनली आपकी ये सारी कहानियाँ बन जानी है। फिर यहाँ पे तुम्हें दिखाया है कि एंटी कोप्लेनर ही क्यों, वजह क्या है, क्योंकि ये स्टैगर्ड फॉर्म में होंगे। देखो H और X दोनों जो निकलने वाले हैं वो एक ही प्लेन में हैं, वो एक ही प्लेन में है और एक दूसरे से क्या है, एंटी हैं। तो इससे फायदा क्या है, ये स्टैगर्ड मैनर में होंगे। और आपको अच्छे से बताया जब कन्फर्मर्स पढ़ा रहता है कि स्टैगर्ड की स्टेबिलिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। रिपल्शंस आपस में इलेक्ट्रॉन क्लाउड के क्या होते हैं, कम होते हैं। दैट्स वाई वहाँ उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो वही फॉर्म यहाँ पे कि एंटी में आपको वो सेटअप मिल जाता है, इसीलिए एंटी यहाँ पे एलिमिनेशन होता है। ये न्यूमैन का है, ये सॉहर्स का आपको दिखाया हुआ है। मुझे लगता है ये सब बातें समझते होगे। अगर नहीं समझते हो, कन्फर्मर्स जाके पढ़ो, लेक्चर है आपके पास, वीडियोस मिल जाएंगे, ढंग से पढ़ो, बना रखा है, ठीक है ना। और दूसरी बात ये भी, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन और स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन के बारे में जब हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ाया है तो बहुत डिटेल में इनके बारे में बातें करी है। तो जिन किसी को भी दिक्कत हो इस स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन को जज करने में, जा कर के ध्यान से हाइपर कॉन्जुगेशन में स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन का सेक्शन और हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन और बाकी बहुत सारा कुछ आपको पढ़ाया है, जाके पढ़ लो, जिसकी ज़रूरत यहाँ पे आपको पड़ेगी। ये फ्री एनर्जी का डायग्राम है E2 का, बना लो। ध्यान से तुम्हें बार बार देखने को मिलेगा अल्कोहलिक केवच। तो अल्कोहलिक केवच का जो मोटिव होता है, ये एक डिहाइड्रो हैलोजेनेटिंग एजेंट है। क्या है? डिहाइड्रो हैलोजेनेटिंग, मतलब डिहाइड्रो हैलोजेनेशन कराने वाला एजेंट है। आमतौर पे ये सेटजेफ, अब यहाँ देखो आपको, जिससे हाइड्रोजन लगा है वो अल्फा है, ये भी बीटा है, और इसको आप बीटा डैश बोल दो, ठीक है ना। तो अल्कोहलिक केवच डिहाइड्रो हैलोजेनेटिंग एजेंट है, जैसे कि आपको बताया। और ये जो काम करता है वो आमतौर पे E2 से काम करता है। E2 और सेटजेफ बनाता है, E2 और सेटजेफ एल्कीन बनाता है इन जनरल, ठीक है ना। अगर कोई खास कंडीशन, अगर लीविंग ग्रुप कोई बहुत खराब नहीं है तो ये काम ही करता है, ठीक है ना। तो अब जरा देखो कैसे होगा। यहाँ से H और यहाँ से Br निकाला जा सकता है, और यहाँ से Br और यहाँ से भी H निकाला जा सकता है, दोनों ही हैं। तो अब जरा देखना ध्यान से, यहाँ पे CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 और CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, दोनों जगह से निकाला। तो ध्यान दो, ये मेजर एल्कीन होगा, ये माइनर होगा। इसे आप बोलोगे सेटजेफ, क्योंकि सेटजेफ क्यों, सेटजेफ एल्कीन वो जिसके पास बहुत सारे डबल बॉन्डेड जो कार्बन हो, वो मोर एंड मोर और कार्बन से लगे हो। समझ पा रहे हो? मोर एंड मोर कार्बन से लगे हो, या आप ऐसा कह दो कम से कम H हो, कम से कम H हो उन कार्बन्स के पास जिन्होंने डबल बॉन्ड बना रखा हो, ठीक है। हाइपर कॉन्जुगेशन में आपको बताया, जिन डबल बॉन्डेड सेटअप के पास मोर एंड मोर अल्फा H हो। समझ पा रहे हो? ये अल्फा H इसके पास क्या है, ज़्यादा, इसके पास अल्फा H। यहाँ पे देखो डबल बॉन्डेड कार्बन पे जो पहला कार्बन लगा उसे अल्फा कार्बन बोलते हैं, इसे भी अल्फा कार्बन बोलेंगे। तो ये तीनों जो हाइड्रोजन है, ये तीनों H जो है वो अल्फा H कहलाएंगे। समझ पा रहे हो? यहाँ पे देखो अगर, तो यहाँ पे अल्फा H आपको मिल जाएंगे 6 अल्फा H, और यहाँ पे डबल बॉन्डेड में यहाँ पे अल्फा H आपको मिलेंगे सिर्फ 2। और आपको पता है अल्फा H का यूज़ करते हुए हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, और हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से एल्कीन्स की स्टेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। मतलब यहाँ पे एक छोटी सी बात लिख लो, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, वो एल्कीन उतने स्टेबल होंगे जिसके पास नंबर ऑफ अल्फा H जितने ज़्यादा होंगे, नंबर ऑफ अल्फा H के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगी, नंबर ऑफ अल्फा H के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगी। और दूसरी कहानी क्या है कि ईज ऑफ डिहाइड्रो हैलोजिनेशन क्या होगा, कहाँ से निकालोगे, सेटजेफ, यही तो बात कहता है सेटजेफ एल्कीन भी। मतलब बात समझो, ईज ऑफ डिहाइड्रो हैलोजिनेशन जो है वो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन जो है वो सेटजेफ के अकॉर्डिंग, यानी कि नंबर ऑफ अल्फा H मोर एंड मोर होनी चाहिए। तो समझ गए सारी बातें क्या इंटर रिलेटेड है। सेटजेफ एल्कीन कौन सी होगी,
ऐसी एल्कीन जिसके पास मोर एंड मोर अल्फा एच हो, वो साइडजेफ एल्कीन, या मोर एंड मोर बल्कियर ग्रुप्स लगे हो, या कम से कम एच लगे हो डबल बॉन्डेड कार्बन से, समझ पा रहे हो, वो साइडजेफ एल्कीन। या मेजर सब हाईली सब्सटीट्यूटेड एल्कीन हो, मतलब जिस कार्बन में डबल बॉन्ड लगा हो ना उससे मोर एंड मोर ग्रुप्स लगे हो एच के अलावा, समझ पा रहे हो, जो एल्कीन को स्टेबलाइज करे। तो फाइनली उस हैलो एल्कीन का डिहाइड्रो हैलोजिनेशन करना आसान होगा जहाँ पे आपको स्टेबल एल्कीन मिलेगी। स्टेबल एल्कीन वो होगी जिसके पास खूब सारे अल्फा एच हो, समझ पा रहे हो, और वही आपका साइडजेफ एल्कीन भी कहलाएगा। मुझे लगता है तुम समझ गए हो। जिनको अभी भी डाउट है तुम्हें हाइपर कंजुगेशन पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है ना। आगे चलते हैं, कुछ और भी कहानी करते हैं, ठीक है। तो तुम समझ गए होगे कि कैसे हम जज करते हैं मेजर और माइनर प्रोडक्ट, और कैसे अल्कोहलिक केवच काम करता है, ठीक है ना। अल्कोहलिक केवच तुम्हें बार बार देखने को मिलेगा, और फ्री एनर्जी का डायग्राम भी तुमने बना लिया है, ठीक है। चलो भाई, अब अगली रिएक्शन पे चलते हैं, और हम बात करने वाले हैं E1CB रिएक्शन की। एक और रिएक्शन हमारे साथ आ गई, और उस रिएक्शन का नाम है E1CB। ये क्या चीज़ है ज़रा समझो। E1CB रिएक्शन, यहाँ पे तुम्हें पता होगा ये क्या होगा, एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन फुल फॉर्म होता है इसका, RXN बोले तो रिएक्शन कॉन्जुगेटेड विद बेस, ठीक, कॉन्जुगेटेड विद बेस। देखो ये एक तरीके से आप कह सकते हो कि E1 रिएक्शन का उल्टा भी आप इसे कह सकते हो। E1 में तुम्हें याद हो तो पहले हाइड्रोजन निकाला था, फिर कार्बोकेटाइन बना था, उसके बाद हाइड्रोजन निकाला था तुमने ना, समझ पा रहे हो। यहाँ पे पहले हाइड्रोजन निकालोगे फिर हाइड्रोजन निकालोगे, समझ पा रहे हो, पहले हाइड्रोजन फिर हाइड्रोजन। E1 रिएक्शन में साइडजेफ एल्कीन बनाते थे, यहाँ पे हॉफमैन एल्कीन बनाओगे। हॉफमैन एल्कीन कौन सी होगी, जो माइनर सब्स्टिट्यूटेड हो, जैसे अभी पिछले जो रिएक्टेंट जो आपके पास था ना 2-ब्रोमोब्यूटेन, उसमें जो ब्यूटीन 1 है वो माइनर सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड है, समझ पा रहे हो, एक ही तरफ सिर्फ कार्बन चेन लगी हुई, बाकी तो हाइड्रोजन ही लगे हैं डबल बॉन्डेड कार्बन से। तो इस तरीके से आप माइनर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन्स को बोलते हैं हॉफमैन एल्कीन। तो ये बनाएगा हॉफमैन एल्कीन, ये बनाएगा, पहले H को निकालेंगे फिर F को निकालेंगे या हाइड्रोजन्स को निकालेंगे, और ख़ास तौर पे ये उनके लिए है E1CB या हॉफमैन एल्कीन बनाना, माइनर सब्स्टिट्यूटेड वाली बनाना, ये उनके लिए है जिनके लिविंग ग्रुप्स बहुत ही ख़राब हो। लिविंग ग्रुप्स क्या हो, बहुत ही ख़राब हो। अब तुम बोलोगे लिविंग ग्रुप क्या होते हैं, अरे भाई हाइड्रोजन छोड़ के भाग ही तो रहा है। हाइड्रोजन जैसे बेस के लिए तो तुमने हाइड्रोजन के लिए तो बेस लगा रखा है, लेकिन हाइड्रोजन को तो खुद ही जाना पड़ेगा ना। तो जो बहुत ही ख़राब लिविंग ग्रुप हो, जैसे फ्लोराइड्स, फ्लोरीन जो है बहुत ही ख़राब लिविंग ग्रुप है अगर हाइड्रोजन से बात करोगे तो इस तरीके से ये उनके लिए आप लगाते हो, यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेस का आप यूज़ करते हो, तब जाके आप कहानी को करते हो। तो क्या समझ पाए, E1 और E1CB में डिफरेंस क्या है। E1 में पहले हाइड्रोजन निकालोगे, E1CB में पहले हाइड्रोजन निकालोगे। अब पहले हाइड्रोजन निकालोगे तो H+ के फॉर्म में गया, तो ऐसे में क्या बनेगा, कार्बन आयन। तो E1CB में क्या बनेगा, कार्बन आयन। और E1 में अगर बात करो तो पहले हाइड्रोजन तुमने निकाला था, तो ऐसे में कार्बोकेटाइन वहाँ बनेगा E1 में, समझ पा रहे हो, E1CB में कार्बन आयन, ठीक है। अगली कहानी यहाँ पे कैसे चलेंगी ज़रा ध्यान से देखो, मैकेनिज्म इसके। देखो यहाँ पे E1CB एलिमिनेशन रिएक्शन कॉन्जुगेटेड विद बेस, क्या होना चाहिए, लिविंग ग्रुप बहुत ही खराब होना चाहिए, लाइक फ्लोरीन, CN, ये सब होने चाहिए लिविंग ग्रुप्स, ठीक है ना। निकलेंगे तब F- और CN- के फॉर्म में निकलेंगे, जाहिर सी बात है। स्ट्रॉन्ग बेस जो होना चाहिए वो टर्शरी ब्यूटॉक्साइड होना चाहिए, ट्राइथाइलेमीन मतलब हिंडर्ड बेस होना चाहिए। एक और फैक्टर है, जिस कार्बन से हाइड्रोजन लगा हुआ है ना, अगर उसके रिस्पेक्ट में जो गामा कार्बन है, गामा कार्बन अगर वो 4 डिग्री है तो अभी क्या हो जाएगा, तो भी E1CB रिएक्शन होता है, समझ पा रहे हो। यानी कि E1CB रिएक्शन क्या बोलती है कि हॉफमैन एल्कीन बनाओ, क्या बनाओ, हॉफमैन एल्कीन। हॉफमैन एल्कीन, हॉफमैन एल्कीन मतलब माइनर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, कैसी, माइनर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, समझ पा रहे हो, माइनर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनाओ, कोई दिक्कत तो नहीं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, कार्बन आयन जो यहाँ का रिएक्शन इंटरमीडिएट है जो कि पहले स्टेप में बनेगा, और पहला स्टेप जो इसका होगा देख लो क्या होता है, रिवर्सिबल होता है और फास्ट होता है। देख लो E1 में कार्बोकेटायन का बनना स्लो हुआ करता था,
वहां पहले स्टेप में कार्बोकेटाइन E1 में पहले स्टेप में कार्बन आयन, समझ पा रहे हो? वहां अच्छे लिविंग ग्रुप एक तरीके से होने चाहिए, यहाँ खराब लिविंग ग्रुप होने चाहिए, समझ पा रहे हो? खराब लिविंग ग्रुप है तभी तो पहले आप H को निकाल रहे हो, समझ पा रहे हो? और यहाँ पे मैं बेस भी अच्छा सा यूज कर दे रहा हूँ, ज़्यादा अच्छा रह जाएगा, और वो मैं यूज कर देता हूँ टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड, O माइनस यहाँ पे अटैक कर रहा है, समझ पा रहे हो? O माइनस अटैक कर रहा है, ये CH3, ये मिथाइल मतलब CH3 ही तो ना, समझ पा रहे हो? तो अटैक कर रहा है। तो फाइनली देखो पहला स्टेप में एनाइन बन रहा है, और फिर यहाँ पे वो फर्दर ये दूसरा स्टेप जो होगा ये स्लो होगा, ये स्टेप यहाँ पे स्लो होता है, ये स्टेप यहाँ पे क्या होता है, RDS होता है, रेट डिटरमाइनिंग। और ध्यान दो पहला स्टेप रिवर्सिबल भी है, फास्ट भी है, दूसरा स्टेप स्लो भी है, और वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। मतलब लिविंग ग्रुप जो बड़ी मुश्किल से निकल रहे हैं ना, उनका निकलना ही इस रिएक्शन का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। मतलब जो लिविंग ग्रुप है वो कितनी आसानी है कितनी मुश्किल से निकल रहे हैं ना, वही डिसाइड करेगा ये रिएक्शन की ईज और मुश्किलों को, समझ पा रहे हो? तो इतने पॉइंट जरा ध्यान से पहले लिख लो, फिर आगे चलते हैं हॉफमैन एल्कीन और बाकी सारी कहानी पर बात करते हैं। अब देखो जैसे ये रिएक्शन है उसका यही एक एप्लीकेशन है, हमने कार्बोनिल ग्रुप को लगा दिया। अब देखो ये भी बीटा है ये भी बीटा, तो किससे निकाला जाए, H। ध्यान रहे अगर यहाँ से H और यहाँ से फ्लोरीन अगर निकलेगा ना, तो डबल बॉन्ड जो होगा वो कार्बोनिल के साथ रेजोनेंस में होगा, तो यहाँ से H निकालना ज़्यादा सही है। ऊपर से यहाँ से जब H निकलेगा तो कार्बन आयन बनेगा, और कार्बन आयन कार्बोनिल के साथ क्या कर सकता है, रेजोनेंस स्टेबलाइज हो सकता है। तो दैट्स वाई एनायंस की यहाँ पे क्या होगा, उससे भी हमें फायदा होगा। हालांकि ठीक है वो फास्ट है, वो RDS नहीं है, बट इन सब बातों का जो फाइनल प्रोडक्ट है ना, जब एल्कीन यहाँ कॉन्जुगेटेड होगी तो वो ज़्यादा स्टेबल होगी कार्बोन के साथ, ठीक है ना? उस बात का अल्टीमेट प्रोडक्ट पे क्या पड़ेगा, फर्क पड़ेगा, ठीक है? तो फिर से वही, अब बेस मैं बता रहा हूँ, B माइनस मतलब बेस, टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड या जो भी है ना, वो बेस की तरह काम करेंगे। आए अटैक किया और यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन घूम गए, तो क्या बना, RCO CH माइनस CHF CH3। फिर क्या होगा आपको पता है, अगला स्टेप क्या होगा, ये स्लो होता है, तो फाइनली ये इधर घूमेगा, बॉन्डिंग के दो इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाएगा, क्या बन जाएगा, RC डबल बॉन्ड O CH डबल बॉन्ड CH3। मुझे लगता है तुम समझ गए होगे, कोई दिक्कत तुम्हें नहीं होगी, ठीक है ना? यहाँ पे ये अटैक कर रहा है, ठीक है ना? ठीक है, बना लो इसको सारा कुछ। बना लो ये सारा ढंग से, ठीक है ना, कि कैसे एलिमिनेशन हुआ CN का और बाकी सारी चीज़ों का। तो मुझे नहीं लगता तुम्हें कोई दिक्कत होगी, जल्दी से कर लो, ठीक है? ये लास्ट में CH3 है ना, ये सारी चीज़ों पे ध्यान दो। यहाँ पे देखो ट्राइथैलेमीन का मैंने यूज़ किया, ये ET बोले तो इथाइल होता है, ठीक है ना? तो अब देखो यहाँ से बीटा और ये मैंने लगा दिया फ्लोरीन, ठीक है ना? ये भी बीटा ये भी बीटा ये भी बीटा, तो किससे निकाला, ध्यान दो, इससे निकालेगा तो ये एकदम कॉर्नर से है ना, आराम से H लेके भाग जाएगा ना, तो फाइनली कौन सी एल्कीन बचेगी? क्योंकि बात समझो यार, जब हिंडर्ड बेस होगा तो बेस क्या बोलता है, तुमने आप आसपास बड़ी अपनी हिंड्रेंस फैला रखी है, तो कोने से H प्लस को लेके भाग जाएगा, समझ पा रहे हो? वो हिंड्रेंस को थोड़ी ना बर्दाश्त करेगा, जैसे तुमको अच्छे से पता होगा ना। अब देखो यहाँ पे एकदम कॉर्नर में इससे डबल बॉन्ड बना है, बना तो यहाँ भी सकता था, लेकिन यहाँ बना था तो 9 अल्फा H मिल तो जाते, लेकिन ये क्या होता है, ये हिंडर्ड रहता है यहाँ पे, समझ पा रहे हो? इसलिए कॉर्नर से लेके भागा, और ये हॉफमैन एल्कीन हो गई, क्या हो गई, हॉफमैन एल्कीन, समझ पा रहे हो? ये मेजर है, कहानी क्लियर है? बना लो, हॉफमैन एल्कीन क्या है, जिनके पास डबल बॉन्ड हो उनके उनसे मोर एंड मोर H लगाओ उन कार्बन से, ठीक है ना, बल्कि ग्रुप कम से कम हो। देखो यहाँ पे अब अगली कहानी है हमारे पास, पायरोलिसिस यानी कि थर्मल डिकम्पोजिशन। ये हॉफमैन रूल से चलती है, ठीक है? हॉफमैन एल्कीन बनाना फेवर करती है, पहले ही बताया है। जो EI रिएक्शन है ना, EI रिएक्शन, यहाँ पे साफ सुथरा थोड़ा लिख दूँ, हल्का हो गया, दिखाई नहीं पड़ रहा है आप लोगों को। EI रिएक्शन जो है इंट्रामोलिकुलर, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, जो कि एक सिन एलिमिनेशन है। सिन कैसे, जरा ध्यान से देखो, लिविंग ग्रुप जिस साइड है उसी साइड से H निकल रहा है, दोनों कैसे निकल रहे हैं, सेम साइड, देखो O और H दोनों सेम साइड से निकल रहे हैं, इसलिए क्या बोलेंगे इसे हम सिन एलिमिनेशन। हाई टेम्परेचर का यूज करते हो, पायरो मतलब फायर होता है,
हाई टेम्परेचर, समझ पा रहे हो, थर्मल डिकम्पोजिशन आप कर रहे हो। तो यहाँ पे क्या होगा जरा ध्यान से देखो, देखो ये पाई बॉन्ड का यूज करके इसने H पे कर दिया अटैक, फिर ये H पे जब H प्लस के फॉर्म में भगेगा तो दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास आएगा, ये आगे मूव कर जाएगा, तो ऐसे में ये बॉन्डिंग का इलेक्ट्रॉन O पे घूम जाएगा, और इस तरीके से ये जो कार्बन पे जब पाई इधर घूमा था तो जो पॉजिटिव आया था, ये बॉन्डिंग का दोनों इलेक्ट्रॉन जब इधर घूमेगा तो O पे नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव पॉजिटिव मिलकर डबल बॉन्ड बन जाएगा, और इस पाई को यूज करके इसने H गेन कर लिया है तो ये OH बन जाएगा। तो इस तरीके से क्या बन गया, CH3COH और C डबल बॉन्ड O, समझ पा रहे हो। और इस तरीके से यहाँ पे क्या बन गया, ये बॉन्ड पूरी तरीके से यहाँ घूम गया तो इस पे नेगेटिव आया, ये घुमा इसलिए पॉजिटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव मिलकर क्या बन गया, बॉन्ड। यहाँ तुम्हें ट्रांजिशन स्टेट दिखाई गई है, एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट है, कैसी है, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट, समझ पा रहे हो। यहाँ पे देखो, इस यहाँ पे देखो CH बॉन्ड क्या हो रहा है, टूट रहा है, OH बॉन्ड बन रहा है, ये OC का जो दूसरा पाई बॉन्ड था वो टूट रहा है, यहाँ CO के बीच में पाई बॉन्ड क्या हो रहा है, बन रहा है, यहाँ CO का बॉन्ड ये वाला क्या टूट रहा है, और यहाँ CC के बीच में एक पाई बॉन्ड बन रहा है, तो इस फाइनल सेटअप जो हो गया वो एल्कीन और आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। मुझे लगता है समझ आ गया होगा आप लोगों को, कोई दिक्कत तो नहीं है। ट्रांजिशन स्टेट में अगर मेंबर्स की बात करूं तो कितने हैं, एक कार्बन, दो कार्बन, एक ऑक्सीजन, तीन, एक ये कार्बन, चार, एक ये ऑक्सीजन, पांच, और एक ये 6। तो यहाँ पे कितने मेंबर्ड बन गई, 6 मेंबर्ड ट्रांजिशन स्टेट आप बना रहे हो, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। कितने मेंबर्ड है, 6 मेंबर्ड। कहानी क्लियर। चलो आगे चलते, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। देखो हीट कर दिया, अगेन यहाँ पे मैंने एसीटेट क्यों लिख रखा है, एसीटेट ये OCO-CH3 पार्ट है ना, तो इस इतने के लिए तो हम एसीटेट लगाते हैं ना, और ओवरऑल ये है क्या, एस्टर ना, कार्बोनिल से O और O से R लगा तो एस्टर है, समझ पा रहे हो। तो एस्टर में खास तौर का एस्टर हमने क्या ले रखा है, एसीटेट्स को ले रखा है। यहाँ पे हीट किया हमने, फिर से पुराना सर्कस चला, ये OCO-CH3 पार्ट यहाँ से भगेगा, देखो ना, इस वाले कार्बन से OCO-CH3 भगेगा और जस्ट नेबर वाले से H भगेगा, तो नेबर से H भग गया, तो इसके इक्विवेलेंसी इसके इक्विवेलेंसी फ्री, पाई बॉन्ड बन गया। ऐसे यहाँ पे देखो, यहाँ नेबर से H भगा, यहाँ नेबर से H भगा, ये एसीटेट भगा, इसकी इक्विवेलेंसी फ्री, इसकी इक्विवेलेंसी फ्री, पाई बॉन्ड बन गया, पाई बॉन्ड बन गया, ठीक है। सिर्फ यहाँ देखो, यहाँ पे CH2 से बीच में 6 कार्बन है, समझ पा रहे हो। जो एकदम टर्मिनल का कार्बन ये वाला है, उसके बीटा से H छीन के ये भग गया, ठीक है, तो इसकी वैलेंसी इसकी वैलेंसी, पाई बॉन्ड, ऐसे यहाँ पाई बॉन्ड, इस तरीके से 2 एसीटेट यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड के फॉर्म में आपको मिल गए। मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको समझ गए होंगे, और बाकी सर्कस आगे चलते हैं। देखो हम कोप एलिमिनेशन की बात कर रहे हैं, ये भी एक थर्मल डिकम्पोजिशन का ही टाइप है, ये भी हॉफमैन एल्कीन बनाएगा, मतलब थर्मल डिकम्पोजिशन में पैरोलिसिस की पूरी चेन चल रही है, समझ पा रहे हो। तो सारे ये भी हॉफमैन बनाएगा। टर्शियरी अमीन ऑक्साइड होना चाहिए, कहना चाहिए टर्शियरी अमीन ऑक्साइड नियरली 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। टर्शियरी अमीन ऑक्साइड क्या है, देखो नाइट्रोजन से 3 पहले कार्बन चेन लगे इसलिए टर्शियरी हो गया, O माइनस लगा है इसलिए ऑक्साइड, नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड बना रखा है इसलिए नाइट्रोजन पे जानते हो 4 बॉन्ड बनाएगा तो क्या आएगा, पॉजिटिव, तब परेशान आत्मा। तो अपने नेगेटिव का यूज करके देखो ना, ये अल्फा कार्बन तो बीटा पे इसने अटैक किया, ये H निकाला, देखो ये 1, ये फर्स्ट तो ये 2, ये H यहाँ से निकाला तो ये बॉन्ड इधर घूम गया, तो फिर ये वाला क्योंकि इसके पास नेगेटिव आ गया, दोनों इलेक्ट्रॉन इधर N पे घूम गए, इस तरीके से यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव मिलके बॉन्ड ये N पे माइनस आ गया, और इधर से O माइनस को H प्लस मिल गया तो ये OH बन गया, और इधर से दोनों इलेक्ट्रॉन आ गए इसलिए N पे माइनस आया, प्लस पहले से था तो प्लस माइनस मिलकर क्या हो गया, न्यूट्रल। और इस तरीके से N यहाँ पे कैसे फॉर्म में, ये जो बॉन्डिंग के दोनों इलेक्ट्रॉन N पे घूमे इस वजह से N पे यहाँ पे क्या आएगा, लोन पेयर। समझ आया बात को, क्या सीन चलेगी जरा ध्यान से देखो। यहाँ CH बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, OH बॉन्ड बन रहा है, यहाँ NC बॉन्ड टूट रहा है, यहाँ CC के बीच में पाई बॉन्ड बन रहा है, तो एक 5 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनी। और फाइनली आपको यहाँ पे ये बॉन्ड पूरी तरीके से बन जाएगा, OH का बॉन्ड पूरी तरीके से बन जाएगा, ये बॉन्ड पूरी तरीके से टूट जाएगा, समझ पा रहे हो। और इस तरीके से फाइनली आपको ये सेटअप यहाँ पे मिल जाएगा। कहानी क्लियर हो गई होगी। बाकी कुछ यहाँ पे रिएक्शंस टर्शियरी अमीन ऑक्साइड के आपको दिए हुए हैं, यहाँ बीटा से H छीनेगा, इससे तो ये जा ही रहा है तो डबल बॉन्ड बन जाएगा, फिर यहाँ बीटा से H छीनेगा, ये तो जा ही रहा है तो फिर यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा। कुछ ऐसे पैटर्न आपको यहाँ पे गिवन है, मुझे लगता है जल्दी से आपको बना लेना चाहिए। अगली कहानी यहाँ पे देख लो, अगर क्वार्टरनरी अमीन हाइड्रोक्साइड हो, ठीक है ना, तो फिर या अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो, ठीक है ना, अमोनियम पर लो इससे ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्वार्टरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो, तो फिर उसमें भी आपका जो एलिमिनेशन होगा हॉफमैन के अकॉर्डिंग होगा, और मेजर हॉफमैन एल्कीन होगी, माइनर सैडसेफ एल्कीन होगी।
एक नॉर्मल रिएक्शन आपको दे दी है, ये आप इन सबसे अलग है, ये जो आप नीचे दिए, ठीक है ना। नॉर्मल अल्कोहलिक केस आप जानते हो साइड को फेवर करेगा। कोई आपको खराब लिविंग ग्रुप तो यहाँ पे है नहीं दिया, तो आराम से साइड वाली मेजर बन जाएगी और बाकी हॉफमैन वाली माइनर बन जाएगी, ठीक है ना। ठीक है, बना लो इसे 1,3 एलिमिनेशन। देखो जिंक या मैग्नीशियम के प्रेजेंस में हीट कर दोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन मिलेगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आए, बॉन्डिंग के 2 इलेक्ट्रॉन ये लेके भाग गया, इसके पास नेगेटिव आएगा, नेगेटिव का यूज़ करके इसने इस कार्बन पर अटैक कर दिया और फिर फाइनली Cl- बाहर निकल गया, तो ये पॉजिटिव या नेगेटिव बनके बॉन्ड बन गया। तो ये 1,3 एलिमिनेशन का एग्जाम्पल है।